तो कोलिजन में हम लोग करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जैसा कि आप न्यूटन्स सेकेंड लॉ से जानते हैं कि F इज नथिंग बट डेल्टा P बाई डेल्टा T, and if F is 0 then delta P by delta T will be 0, that is delta P will be 0, यानी P2 minus P1 will be 0, यानी P2 will be P1। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंडीशन ये है कि F अगर 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स, और वो भी ऑन कर दो, थोड़ा सा लाइट आएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट if external force applied on a body or system of bodies is 0, क्या? Law of conservation of momentum states that if external force applied on a body or system of bodies is 0, then total momentum of the body or system of bodies remains conserved। ये बिल्कुल ये चीज यहां से आप देख रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, किसी भी बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 0 है, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डेल्टा P बाई डेल्टा T ही फोर्स होता है। तो इसका मतलब P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, माने P2 इज इक्वल टू P1। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी इज 0, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेन्स कंजर्व्ड। दैट इज इफ टू बॉडीज collide, then momentum before collision is equal to momentum after collision। total momentum before collision will be equal to total momentum after collision। this is the law of conservation of momentum। और इसको हम एक बार जब हेड ऑन कोलाइड कोलिजन होता है वन मोमेंटम, या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम 1 डायमेंशन में अप्लाई करेंगे और फिर 2 डायमेंशन में अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो एप्लीकेशन है वो कोलिजन में है। एंड कोलिजन 2 टाइप्स के कोलिजन होते हैं। कोलिजन्स आर ऑफ 2 टाइप, और फर्स्ट होता है इलास्टिक कोलिजन, और इसके बाद बात करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? तो पहले मैं इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करता हूं,
फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आए हैं और फार्मूला इसका डिराइव करता हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है इलास्टिक कोलिजन? इफ काइनेटिक एनर्जी as well as momentum remains conserved. क्या? If kinetic energy as well as momentum remains conserved, then collision is defined as is said to be elastic collision. अब इसमें मेन पॉइंट्स हैं दो जो हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या हैं? पहला ये है कि अगर कोई टू बॉडीज हैं, एक का मास है m1 एंड u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड दूसरे का मास है m2 u2 वेलोसिटी से आ रहा है, और इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू बॉडी, देन आफ्टर इलास्टिक कोलिजन देयर वेलोसिटीज v1 and v2 विल बी गिवन बाय जो एक्सप्रेशन अभी लिखेंगे। तो यहां पर जो हमने फिगर बनाया है कि कोई दो बॉडीज हैं और दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे कोलाइड, एंड आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। तो v1 और v2 क्या होंगी, इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन देखना है। तो इफ टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2, if two bodies of mass m1 and m2 moving towards each other with velocity u1 and u2, क्या if two bodies of mass m1 and m2 moving towards each other with velocities u1 and u2 collide elastically, then after elastic collision their velocities will be given by v1 is m1 minus m2 into u1 plus 2m2 u2 whole upon m1 plus m2, and v2 will be given by m2 minus m1 into u2 plus 2m1 u1 upon m1 plus m2। तो ये जो है डेरिवेशन कैसे आ रहा है, ये हम लोग डिराइव करेंगे, और ये डेरिवेशन 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 11th के हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में ये इस तरह से आता रहता है कि टू बॉडीज कोलाइड देन प्रूव दैट दिस। तो इसका एक डेरिवेशन भी करेंगे कि ये आया कहां से। दो कंडीशंस आपके पास है, यहाँ इलास्टिक कोलिजन के लिए दिया हुआ है, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। उन्हीं कंडीशन से ये डेरिवेशंस आते हैं। पहले हम ये डेरिवेशन करेंगे और फिर इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो डिस्कस करना है कि यहां पर अगर ये कोई बॉडी है and it is moving with velocity u1 and its mass is m1, and there is another body which is approaching towards this body
mass of this body is m2 and velocity is u2. If elastic collision takes place between these two bodies, then after collision m1 will move with velocity v1 and m2 will move with velocity v2, and v1 will be given by m1 minus m2 into u1 plus 2m2 u2 whole upon m1 plus m2, and v2 will be given by m2 minus m1 into u2 plus 2m1 u1 whole upon m1 plus m. ये डेरिवेशन बेटा जो है 11th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन भी आना चाहिए। और बात हम कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की। और इसमें लेट देयर आर टू बॉडीज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर with velocity v1 and v2, then after elastic collision their velocity will be given by v1 and v2. और ये डेरिवेशन कैसे आता है हमें ये निकालना है। तो आप जानते हैं let two bodies moving towards each other with velocity v1 and v2, so applying law of conservation of momentum, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2, एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, और दोनों ही कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, बट इन इनइलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो अप्लाइंग फॉर इलास्टिक कोलिजन kinetic energy is also conserved तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो इसमें हाफ कट जाएगा, आप m1 की टर्म्स को इस तरफ ले लें, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, हाफ तो सब में कट जाएगा, और m2 की टर्म्स उस तरफ ले लें तो m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं m1 कॉमन है तो u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1 हम क्या लगा रहे हैं, अगली स्टेप में कर देंगे। यहां m1 कॉमन ले लें तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इसमें m2 कॉमन लें तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो m1 कॉमन लें तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, एंड दिस इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u। ये जो कंडीशन होगी सेकेंड कंडीशन होगी, और ये जो फर्स्ट कंडीशन दिया है इसको रीअरेंज करेंगे। क्या रीअरेंजिंग कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 है क्या, m1 u1
प्लस M2 U2 जो कि मोमेंटम की कंडीशन थी, M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा M2 V2। इसमें M1 कॉमन ले लें तो, बल्कि इन दोनों टर्म्स में इसको इस तरफ ला रहे हैं, M1 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा U1 माइनस V1, और इसको हम उस साइड में ले जाएंगे, M2 कॉमन लेंगे तो V2 माइनस U2। दिस इज द थर्ड कंडीशन। फर्स्ट को अरेंज करके जो हमने थर्ड कंडीशन लिया हुआ है, और जो सेकेंड कंडीशन है, तो आगे हम लोग ये करेंगे डिवाइडिंग 2/3। क्या यहां पे दिख रहा है सर? डिवाइडिंग 2/3 क्या होगा? M1 U1 माइनस V1 U1 plus V1, and this is equal to M2 U2 minus V2 and U2 plus V2 होल अपान यहां क्या होगा M1 U1 माइनस V1, और यहां पर क्या डिवाइड कर रहे हैं M1 M2, ये V2 माइनस U2, V2 माइनस U2, यहां पर भी आप देख सकते हैं V2 प्लस U2, तो M2 V2 माइनस U2। तो आप देख सकते हैं M2 कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगी, तो U1 प्लस V1 दिस विल बी नथिंग बट V2 प्लस U2। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो है हम लोगों की जो कंडीशन आई है U1 प्लस V1 दिस इज इक्वल टू V2 प्लस U2, तो आप इसको V1 माइनस V2 दिस विल बी क्या U2 माइनस U1। ये फोर्थ कंडीशन आप समझ लीजिए। और उसको ऑन कर लीजिए। फ्रॉम 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या था M1 V1 प्लस M2 U2, एंड दिस इज M1 V1 प्लस M2 V2। तो आप इसको रीअरेंज इधर ऐसे लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2, एंड दिस इज M1 U1 प्लस M2 U2। अब आप समझिए, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन और इसको सॉल्व करना है, तो अगर मल्टीप्लाइंग multiplying 4 by M2, multiplying 4 by M2 and adding in 1। तो आप देखिए, हाँ, कि ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन जो है, इसको M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो M2 V1 माइनस M2 V2 दिस इज M2 U2 माइनस M2 U1। ये फोर्थ इक्वेशन है M2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और फर्स्ट इक्वेशन है M1 V1 प्लस M2 V2 दिस इज क्या होगा M1 V1 प्लस M1 U1 प्लस M2 U2। क्या हुआ विशाल, तुम्हारा सही हुआ? तो इसमें हमने किया ये है कि ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसको M2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, और फर्स्ट जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है। तो आप देखें, ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें M1 प्लस M2 इंटू आ जाएगा V1। इन दोनों टर्म्स में V1 कॉमन होगा, M1 प्लस M2 आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां आप देख सकते हैं इसमें और इसमें U1 कॉमन है, यहां पर इसमें और इसमें U1 कॉमन है, आएगा क्या M1 माइनस M2 इंटू U1 दोनों में है, इसमें डिवाइड करेंगे, और M2 U2 हो जाएगा 2M2 और U2। तो इससे अगर आप V1 निकालें तो देखिए यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि हमें डिराइव करना था, होल अपान M1 प्लस M2 आ जाएगा।
और अब जो है नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर, हम लोग अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 4/m1 and subtracting it from 1 को अगर लिखें तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, m1v1 प्लस m2v2, और बिफोर क्या है, m1u1 प्लस m2u2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और फोर्थ में m1 से मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ में क्या है, m1 से मल्टीप्लाई करना है। तो m1v1 यहां मल्टीप्लाई हुआ माइनस m1v2, दिस इज m1u2 माइनस m1u1, फोर्थ कंडीशन। और अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, इसमें v2 कॉमन है दोनों में, तो आएगा m1 प्लस m2 एंड दिस इज, आप देख सकते हैं इसमें और इसमें u2 कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा m2 और यहां बचेगा m1 u2, और इसको दोनों को ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस का वो प्लस हो गया है, तो 2m1 u1। तो आप देख सकते हैं v2 विल बी नथिंग बट m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो दो डेरिवेशन है ये 11th क्लास में सीधे सीधे डेरिवेशन ही आते हैं, और आईआईटी में इस पर क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड elastically, then they will exchange their velocity। मतलब ये है कि अगर ये दो बॉडी इक्वल मास की होती तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। इसका मतलब यू हैव टू प्रूव या ऐसा कि v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज u1। तो आप देखें यहां इस एक्सप्रेशन में m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू अगर m रख दें तो v1 की वैल्यू m माइनस m इंटू u1 प्लस 2m u1 होल अपॉन m प्लस m, तो ये तो जीरो हो जाएगी टर्म, तो v1 विल बी 2m u1 अपॉन 2m कट जाएगा, तो ये u2 था, तो v1 विल बी नथिंग बट u2। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में अगर हम v2 डाल दें कि v2 इज m माइनस m इंटू क्या u2 प्लस 2m u1 की जगह आप u1 ही रहने दें, होल अपॉन क्या लिखिए m प्लस m, तो v2 विल बी 2m u1 होल अपॉन 2m, तो v2 विल बी नथिंग बट u1। तो होता ये है, ये इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है 11th में कि इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली देन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। और आईआईटी वगैरह में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बन के आते हैं जो आपको करने होते हैं। तो इसके बाद ऐसा करते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन भी आप डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल फिर नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब इन इलास्टिक कोलिजन हम लोग करते हैं। तो इनइलास्टिक कोलिजन का
करने के पहले, उसके डिस्कशन के पहले हम लोग करेंगे, एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is defined as the ratio of velocity of separation क्या coefficient of restitution is defined as the ratio of velocity of separation is defined as the ratio of velocity of separation after collision to the velocity of approach before कोलिजन। आप लिखना चाहें लिख लें, हो सकता है कुछ बुक्स में लिखा हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 अपान क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। ध्यान आपको ये रखना है कि यहां अगर v2 माइनस v1 है तो यहां u1 माइनस u2 होगा, या यहां v1 माइनस v2 है तो यहां u2 माइनस u1 होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? अवे जा रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में टुवर्ड्स आ रहे हैं। तो इस पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या? द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या? द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज 1 एंड इट्स वैल्यू फॉर perfectly inelastic collision क्या? the value and its value for perfectly inelastic collision is 0। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की खास बात यह भी होगी कि आफ्टर क्या हुआ? स्क्रीन में दिख रही है क्या बेटा दिख रहा है ना सही से? अब दिख रहा है भारत? यस सर, दिख रहा है, गुड। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इसकी वैल्यू 0 होती है। जरा ध्यान देना, अगर ई 0 लिख दें तो इसका मतलब v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब v2 माइनस v1 0 हो जाएगा, और इसका मतलब ये होगा v2 इज इक्वल टू क्या होगा? v1 होगा। मतलब आफ्टर
after perfectly inelastic collision both the colliding bodies will move with the same velocity। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 जीरो हुआ, यानी v2 माइनस v1 जीरो हुआ, यानी v2 इज इक्वल टू v1 हुआ। चाहे लिख दें इन इसको मीटर कोलिजन they will move with the same velocity। यानी अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन एक ही साथ मूव करेंगी। खास चीज ये है, बैलिस्टिक पेंडुलम इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है जो आगे हम करेंगे। अब हम इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बातचीत करते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच इनइलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच मोमेंटम remains conserved but kinetic energy is not conserved। तो अगर कंजर्व नहीं है इसका मतलब क्या हो क्या जा रहा है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी कंजर्व है। तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है मैंने, तो इसका मतलब इसका कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। क्योंकि जब कोई बॉडी कोलाइड करती है तो आप देखते हैं आवाज भी निकलती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हम लोग अब बात ये कर रहे हैं कि इफ इसी में अगर ये u1 और u2 से दो बॉडीज मूव कर रही होती और ये कोलिजन अगर इनइलास्टिक हुआ होता तो फिर क्या वैल्यूज होती। तो हम यहां लिख रहे हैं कि इफ इनइलास्टिक कोलिजन में मेन पॉइंट्स करके इसको भी हम 2 पॉइंट में लिख रहे हैं। मेन पॉइंट्स, और पहला पॉइंट यही होगा कि इफ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग towards each other with velocities u1 and u2 collide and the collision is inelastic। क्या है? द कोलिजन इज inelastic, then after
inelastic collision, their velocities will be given by v1 is equal to क्या होगा, m1 माइनस ई m2। ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये तो v1 हो जाएगा, ये जो हमने दिया हुआ है। और v2 जो होगा m2 माइनस ई m1 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स कुछ इसी पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल इस तरह से है कि इफ काइनेटिक एनर्जी is reduced if kinetic energy is reduced to 3/4 of initial kinetic energy, if a body moving with certain velocity collides if a body moving with certain velocity collides with another body of equal mass kept at rest. If kinetic energy is reduced to 3/4 of initial kinetic energy, if a body moving with certain velocity collides with another body of equal mass kept at rest, find velocities of the two bodies आफ्टर कोलिजन। ये बॉडी है कोई और ये किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये किसी दूसरी बॉडी से जो कि रेस्ट में है उससे कोलाइड कर जाती है। तो जब ये दोनों बॉडीज मूव करेंगी तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको।